अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम जिक्र करेंगे आलमी बैंक की रिपोर्ट 2019 के हवाले से, जिसमें उसने जनूबी एशिया से मुताल्लिक बात करते हुए पाकिस्तान का हवाला दिया है और उसमें जो अदाद-ओ-शुमार का जिक्र किया गया है वो किसी तौर भी पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में अच्छे नहीं है। प्रोग्राम की दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे जंगी जुनून में मुब्तला भारत की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते इंडिया में तब तक जंग का खतरा टलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ऐसे में जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है वो कोई भी आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे नेमज़दा दो सियासी जमातों का कि उनका आने वाला जमहूरी मुस्तकबिल उनके हक में है या नहीं। इन तमाम अहम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। इसके साथ साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार मुशर्रफ ज़ैदी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो मुशर्रफ। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब। सर बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। तज्ज़ियाकार आसमा वदू साहिबा भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी इब्राहिम राजा भी आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्रोग्राम की पहली स्टोरी की तरफ बात करते हैं और ख़बर यह है कि आलमी बैंक ने जनूबी एशिया से मुतालिक अपनी इलाकाई रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2019 में पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की शरह नमू 3.4 और माली साल 2020 में ये 2.7% रहने की तवक्को है। इससे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 2019 में 3.69 और 2020 में 3.6% रहने की पेशगोई कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या आलमी इदारों की पाकिस्तान की मौशी तरक्की सुस्त रफ्तार रहने की पेशगोइयां सही हैं या नहीं हैं, और ये तमाम पेशगोइयां असद उमर की कारकर्दगी पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। तो सबसे पहले आमिर ज़िया साहब, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी। देखें कि बड़े सगीर यानी कि साउथ एशिया जो है वो इस वक्त अगर पूरी दुनिया में आप तकाबुल करें तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से जहाँ पे माशी नमू हो रही है वो साउथ एशिया में है और उसकी एवरेज ग्रोथ जो है वो 7% और 7.1% है, जो आने वाले सालों में मज़ीद बढ़ेगी, जिसमें इंडिया जो है स्पेयर हेड कर रहा है, फॉलोड बाय बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हत्ता कि आप देखें भूटान, मालदीव जो है उनकी शरह नमू जो है वो ज़्यादा है। इस दुनिया के सबसे तेज़ तरीन कहते हैं ना माशी तौर पर तरक्की करने वाले खत्ते में पाकिस्तान जो है सबसे सुस्त तरक्की कर रहा है। ये हमारे लिए बाइस तशवीश होना चाहिए। हम अगर किसी से आगे हैं तो जंगज़दा अफगानिस्तान से आगे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। 2001 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान की माशी नमू जो थी यानी कि इकनॉमिक जो हमारी ग्रोथ थी वो ऑन एन एवरेज 7% पर एनम थी। उसके बाद 2008 होता है और 2008 से हम देखते हैं कि एक डिक्लाइन शुरू होता है हमारी इकनॉमिक ग्रोथ में। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 5 साल दौर था, ज़रा सा संभाला लिया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, लेकिन उसमें क्योंकि हमारे गुज़श्ता 10 साल में इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कराए गए थे कि जिसकी वजह से हमारी जो मईशत जो है वो पायदार बुनियादों पर इस्तवार हो सके, तो हम देखते हैं कि वो जो मर्ज था वो बढ़ता गया और क्योंकि कर्ज बहुत ज़्यादा लिए गए, बदउनवानी बहुत ज़्यादा हुई, हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए, एक्सपोर्ट्स हम नहीं बढ़ा सके, तो उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। यकीनन असद उमर साहब की कारकर्दगी पे बहुत सारे सवालिया निशान हैं, लेकिन ये वाले मैं कहूँगा इस मलबे को उन पर डालना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि पीटीआई हुकूमत जो है उसको 8 महीने में बहुत सारे अच्छे काम कर सकती थी, उन्होंने माशी सिम देने में नाकाम रहे। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट हमारा कम है और ये मजीद कम यूँ होगा कि जब आप IMF के प्रोग्राम में आप जाएंगे, अब अभी से वो सारे इक़दाम कर रहे हैं कि जिससे इकनॉमिक ग्रोथ जो है स्टाइफल होती है। डिस्काउंट रेट आपने बढ़ाया है, आपने जो है अपना फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा वो है उसके अंदर कमी हुई है, रुपये की वैल्यू में कदर में बहुत कमी हुई है। तो ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि असद उमर के ऊपर जिम्मेदार वज़ीर ख़जाना को नहीं समझ रहे। मुशर्रफ, आप क्या कहेंगे, वाकई असद उमर की क्रेडिबिलिटी मुतासिर कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असद उमर की क्रेडिबिलिटी जो है वो एक तो ये कि असद उमर की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके साथ दीगर पार्टियां जो हैं वो उसके कोलिशन में शामिल हैं। असद उमर जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज फाइनेंस मिनिस्टर। उनका काम जो है वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अफेयर्स को संभालना है। जहां असद उमर पे क्रिटिसिज्म बनती है वो ये कि दीगर वज़रा, दीगर मुशीर, दीगर स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र जो हैं उनके मुख्तलिफ बयानात और ज़्यादातर नफ़ी की तरफ जो ज़ोर है प्राइम मिनिस्टर से लेके पीटीआई के सबसे बिल्कुल हल्के फुल्के कारकुन तक, एक जो नफ़ी का नैरेटिव जिसकी बना पर ये लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान को तब्दील करेंगे, इसमें जो है एक बहुत बड़ा मसला है। मसला
ये है कि जब आप बैरून मुल्क जाके अपने मुल्क के बारे में बतौर वजीर आजम ये कहते हैं कि आपके यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपको सच बोलने पे तो शायद बहुत सारे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन दुनिया आलमी मार्केटें जो हैं वो सच बोलने पे नहीं, वो कॉन्फिडेंस के ऊपर मबनी होती हैं। अब कुछ कॉन्फिडेंस जो है वो हकायक पर मबनी होता है और कुछ कॉन्फिडेंस जो है वो अक्कासी करता है आपके अपने आगे के विजन के बारे में। अगर आपका नैरेटिव सिर्फ ये है कि आपके मुल्क में सिर्फ करप्शन हुई है और आपके अलावा कोई इसको ठीक नहीं कर सकता, और फिर 8 महीने बाद 7 महीने बाद हलफ लेने के आप तब भी वही बातें कर रहे हो जो आप कंटेनर पे खड़े होकर कर रहे थे, तब भी वही आपका लहजा हो जो कंटेनर पे खड़े होकर आपका लहजा था, तो फिर आलमी मार्केटें, आपके अपने इन्वेस्टर, आपके अपने कैपिटलिस्ट, कोई भी जो है आपकी मार्केट में जो है उसका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 600 पॉइंट की कमी हुई थी, जुमे को पिछले हफ्ते 1132 पॉइंट की कमी हुई। मैं समझता हूं कि इसमें असद उमर को सारी जिम्मेदारी असद उमर पर आयद नहीं होती। ये फेयर नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है और उसके बाद कैबिनेट की जिम्मेदारी है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में एंगेज करें और जो भी पॉलिसी हो उसका सर और पैर जो है वो क्लियरली जो है कम्युनिकेट पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अमजद शुएब साहब, आप क्या कहेंगे तमाम तर सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्शली मैं समझता हूँ कि हुकूमत कह लीजिए या असद उमर भी, क्योंकि इनके साथ भी एक आपने एक पैनल दिया था, इनको एक एडवाइजरी पैनल बना के दिया था कि वो लोग इनको एडवाइस करेंगे, और वो जो मय्यज़ बता रहे हैं उन पे गालबन तवज्जो इतनी नहीं दी गई। असल चीज़ ये है कि उनका बाहर जाके करप्शन का नारा लगाना, वो क्या दुनिया को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा था और क्या होता रहा है और होगा हो रहा था। आपको मलेशिया मिसाल के तौर पे यहाँ जुबली पार लगाने के लिए आए थे, उनसे वादा किया गया था कि गैस का कनेक्शन देंगे लेकिन आप इतनी रकम हमें देंगे। जब उन्होंने नहीं दी तो गैस का कनेक्शन भी नहीं मिला, नतीजा ये कि छोड़ के चले गए वो। तो करप्शन का तो दुनिया को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, लेकिन बाहर सूरत आप फाइट फिगर्स दे के, आप जाली फिगर्स दे दिला के तो आप अपनी रिपोर्टें निकलवा लें, वो भी काम किया जा सकता था। लेकिन दुनिया को नज़र आता है कि भाई आप यहाँ पे रोज़गार अभी नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे लोग उसी तरह बेरोज़गार हैं। आप अगर महंगाई देख लें तो वो उसी तरह बढ़ रही है। असल चीज़ ये थी कि कुछ करेक्टिव मेजर्स भी लेने की ज़रूरत थी। आप IMF के पीछे भाग रहे हैं, आप एक और वो एमनेस्टी देने के चक्कर में हैं, जो पहले से ये सारे चीज़ें ट्राइड आउट हैं, इनमें देखा गया, इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई लेकिन नुकसान हुआ। लेकिन जो घर के अंदर आप मेजर्स कर सकते थे वो नहीं किए। क्यों हम लग्जरी आइटम्स क्यों आ रहे हैं हमारे मुल्क में, क्यों नहीं उनको रोका जा रहा कि जिससे आपके कम से कम फॉरेन एक्सचेंज आपका बचे। आपको $8.25 अरब जो इस साल देना था, उसमें से अगर आप $5-6 अरब भी यहाँ पे खुद अपनी सेविंग में निकाल लेते तो आपकी आज हालत बेहतर होती। तो अमजद शुएब साहब, आप ही समझ रहे हैं कि हुकूमती वजाहत तो अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप समझ रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना बिल्कुल है। आप अपना टैक्स बेस बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। जो आपने अदारे यहाँ पे जिन्होंने ये कलेक्शन करनी है, जिन्होंने ये काम करना है, उनको रिफॉर्म करना था, उनकी तरफ तवज्जो कोई नहीं दी गई। वही लोग बैठे हुए हैं, वही तौर तरीके चल रहे हैं, तो फिर बेहतरी कैसे आएगी? तो ये मेरा ख्याल है कि इनको समझना चाहिए था कि हमें भी रिफॉर्म्स करनी है और न सिर्फ सिस्टम में रिफॉर्म लानी है बल्कि अदारों में भी और चीजों को लेके उन पर रिव्यू भी करना है। आसमा, आप क्या कहेंगे सूरत हाल में? देखिए जी, सिचुएशन तो इस वक्त अलार्मिंग है, लेकिन ये जो फॉरेक्स और इन्वेस्टमेंट की दुनिया है ना, ये हमसे बहुत मुख्तलिफ होती है, इसके स्टैंडर्ड्स हमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपकी जब भी इकॉनमी कंप्रेस होती है तो उसके बाद प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वो ब्रेकआउट करेगी, या वो ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी। जब आपकी इकॉनमी बॉटम लाइन पे आए तो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करता है ये सोच के कि मैं इससे पैसे बनाऊंगा, और वहाँ से इकॉनमी टेक ऑफ करती है। जब इकॉनमी बहुत स्टेबल हो, ऑलमोस्ट आप समझें स्टडी जा रही हो, तो उसमें इन्वेस्टर अपना पैसा निकालता है कि वो और मज़ीद वहाँ कमा नहीं सकता। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इस वक्त रॉक बॉटम टच कर चुके हैं। यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है ऊपर जाने का, लेकिन उसके लिए जो मय्यर ज़रूरी हैं वो नज़र नहीं आ रहे। ईज़ ऑफ बिज़नेस नहीं नज़र आ रही, आपकी टैक्स की स्ट्रीमलाइनिंग नज़र नहीं आ रही, करप्शन पे हम उस तरीके से कंट्रोल, मतलब प्रोसेसेस के हवाले से, मैं बड़े स्केल पे नहीं कर रही, प्रोसेसेस के हवाले से आपका जो इन्वेस्टर है जब वो आएगा उसे यहाँ पे आप एक क्लीन बिजनेस प्रॉस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। इस हवाले से गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। बकिया सिचुएशन फिलहाल ग्रिम है। मैं इंडिविजुअली असद उमर साहब के बारे में बात कर रही हूँ। आसमा, मुझे उनके बारे में अपना कमेंट दे दीजिए, फिर मुझे इब्राहिम की तरफ भी बढ़ना है।
असद उमर साहब एक पूरी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उन्हें आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ये एक गवर्नमेंट का म्यूचुअली एफर्ट होगा, बल्कि पूरी काबीना और गवर्नमेंट पर भी ये जिम्मेदारी याद होती है। ठीक है आसमा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे। इब्राहिम राजा, आप ये कहेंगे? ये देखिए, असद उमर की जो परफॉर्मेंस है उस पर सवालिया निशान नहीं, सवालिया निशानात का एक पूरा पहाड़ है। अब जब इनको हुकूमत मिली थी तो उस पर ग्रोथ रेट था 5.4%। हमने देखा कि अस्करी क़यादत की बड़ी कोशिश थी, उसमें हमें कुछ $3 बिलियन सऊदी अरेबिया से मिल गए। डेफर्ड पेमेंट्स पे यानी उधार पर हमें सऊदी अरेबिया से तेल भी मिल गया। $2 अरब 10 करोड़ हमें चाइना से भी मिल गए। लेकिन उसके बावजूद अब 5.4 जो ग्रोथ रेट था वो हमारा 3.4% पे आ गया। इमरान खान साहब ने नारा लगाया था कि हम टैक्स कलेक्शन को 8,000 अरब रुपए पे लेके जाएंगे, और अब तक की जो रिपोर्ट है वो FBR जो है वो ऑलरेडी जो उसका टारगेट था वो 237 अरब रुपए उससे पीछे है। आज एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था असद उमर साहब का, जिसमें वो कह रहे थे कि मईशत जो है वो ICU से निकल गई है, लेकिन जिस तरह से बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा हुआ है, मईशत तो शायद निकल गई है ICU से, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है वो ज़रूर ICU में चली गई है। इसके अलावा ये जो प्रिडिक्शंस हैं आलमी बैंक की और ADB की, ये कोई अपोजिशन के मालियाती इदारे नहीं हैं। ये इदारे कह रहे हैं कि 2020 में हमारी मैशत 2019 से भी ख़राब होगी, तो उसके बाद इनके पास कितना टाइम रह जाएगा? 2.5 साल में ये क्या और कारनामा अंजाम देंगे? इसलिए असद उमर साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इमरान खान साहब ने हमेशा से ये कहा था कि हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्लेयर जो है वो असद उमर साहब हैं, और असद उमर साहब से एक्सपेक्टेशन ये थी कि उन्होंने बड़ा होमवर्क किया होगा, लेकिन अभी तक के जो 8 महीने हैं उसमें नजर नहीं आया कि असद उमर साहब ने कोई होमवर्क किया हुआ था और उसकी बुनियाद पर कुछ डिलीवर किया है। ठीक है इब्राहिम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मेरे 3 तज्जिया कहना है कि हाँ ये जिम्मेदारी असद उमर पर आयद होती है, लेकिन मुशर्रफ ज़ैदी और आमिर जैद का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। असद उमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि असासे ज़ाहिर करने की स्कीम लाने का फैसला तो हो गया है, लेकिन ये स्कीम मुस्तकबिल में जाकर उस वक्त कामयाब होगी जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ असासे सामने लाने के बाद अब उनके पास छुपने का कोई रास्ता पीछे नहीं बचा है। तो साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बहुत से लोग ये नुक्ता नजर रखते हैं कि इस किस्म की स्कीम्स दयानतदारी से टैक्स अदा करने वालों के साथ ज्यादती है, लेकिन असद उमर चूंकि खुद माजी में इसी राय का इजहार करते रहे हैं, उन पर भी उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल निशान लगेंगे ऑपोजिशन की जानिब से। सवाल यह है कि क्या टैक्स एमनेस्टी स्कीम नए पाकिस्तान की नफी करती हुई दिखाई दे रही है, हाँ या नहीं? आमिर जिया साहब। ना, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि नफ़ी है ये, क्योंकि आप ये देखें कि हर स्कीम जो है इस तरह की जो आती है मिनिस्ट्री स्कीम, उसको लोग कहते हैं कि जी आखिरी स्कीम है। नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, PMLN के नून के दौरे हुकूमत में 4 मरतबा इस तरह की स्कीम्स आई, और चारों मरतबा हमने देखा कि फ़ायदा किसको हुआ? जो टैक्स एवेडर यानी कि जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो काला धन जमा करते हैं, किसी न किसी के हवाले से बेईमानी करते हैं। और पूरा हमने देखा कि नए पाकिस्तान का जो भी एक ख्वाब हम लोगों को दिखाया जा रहा था या मुल्क के अवाम को दिखाया जा रहा था, वो ये था कि एक साफ शफाफ हुकूमत होगी, और ये उनका नगमा भी था, उनका तराना भी था और उनका एक पैगाम भी था। तो जब इस तरह की ये मतलब अमल करेंगे तो ये समझते हैं कि उस नए पाकिस्तान की नफ़ी होगी। मुझे एक फ्रांसीसी जो है माहिर माशियात फेडरिक ब्रेक्टिस का एक कोट याद आ रहा है, उन्होंने बड़ी इसी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जहन में रख के ही बात कही थी, लेकिन बहुत पहले कही थी कि किसी भी समाज में कि जब आप देखते हैं कि एक ऐसा तबका जो है वो हर वक्त लूट मार में मुलविस रहते हो, ज़ाहिर है कि उनकी मुराद जो थी वो बालादस्त तबके के ऊपर थी, तो ऐसे कवानीन वज़ा करता है, ऐसा निज़ाम बनाता है कि जिसमें गलत कारियों को आप ऑथोराइज करते हैं और उसके साथ साथ ग्लोरीफाई भी करते हैं। तो हमारे मुल्क में यही हो रहा है कि जो आदमी जो है जो बड़ी चोरी करता है वो उसके कहते हैं ना कानून के कमज़ोर जाल को तोड़कर निकल जाता है, और बार बार ऐसा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में नफ़ी है नए पाकिस्तान की भी, और तमाम जो लोग हम जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ठीक है अमर जिया साहब, आपने हाँ में राय का इजहार किया है। मुशर्रफ ज़ैदी, आप क्या कहेंगे? आप सवाल फिर से दोहराइएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भाई जब बात कर रहे होते हैं मैं उनकी बात में जो है हाँ, सिर्फ टैक्स एमनेस्टी का जिक्र किया गया ना असद उमर साहब की जानिब से, तो हम ये बात करें कि जो टैक्स एमनेस्टी का उन्होंने फैसला किया है ये नए पाकिस्तान की नफी है या नहीं है, क्योंकि माजी में वो खुद इस चीज की नफी करते हुए दिखाई दें अपोजिशन। देखिए, नफी तो तब होगी जब आपने ये जो एक ख्वाब था जो आपको दिखाया गया उसमें आपने यकीन रखा। हम में से कुछ लोग ऐसे थे जो 2011 से ही हमने एक तनकीदी प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, जिसके बिना पर हमें लिफाफा कहा गया, नूनी कहा गया, पटवारी कहा गया, और ये वो अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं नेशनल टेलीविज़न पर। और ये अल्फाज जो है वो आए दिन अब तक जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि एक झूठा
और मैं समझता हूँ एक बेहिस ख्वाब जिसका सिर्फ मकसद जो है वो पावर गेन करना था। इसमें हकीकत जो है वो कभी भी नहीं थी। और इसका तयन इस तरह से किया जा सकता है कि जिन लोगों के चुनाव किए गए हैं, मसलन हमारे वजीर प्लानिंग और रिफॉर्म जो हैं वो किस पार्टी में से ताल्लुक़ रखते थे और वो कितने अमीर या गरीब हैं और उनके बारे में या उनकी दौलत के बारे में कितना जो है क्लैरिटी है, कितनी नहीं है। मसलन जो सबसे बड़े फाइनेंसियर हैं पीटीआई के, जो सबसे बड़े लीडर इमरान खान के बाद समझे जाते हैं और जो काफ़ी हद तक अभी भी हुकूमत चलाते हैं, मसलन वो कॉमर्स मिनिस्टर जिनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना वाज़े और ऑब्वियस है हुकूमत के आने से पहले भी और उनके बयानात हुकूमत में आने के बाद भी, इतना वाज़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चीन के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो ख़राब हुए उनकी वजह से, और उनको ठीक करने के लिए हमारे आर्मी चीफ जो एक नहायत दाना और मैं समझता हूँ कि एक बहुत जिम्मेदार आर्मी चीफ हैं, उनको चीन जाना पड़ा, अगले दिन जाना पड़ा ताकि वो मामलात को ठीक कर सकें। उसके बाद चीन का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के साथ जो दीगर यहाँ से मिशंस गए, डेलीगेशंस गई, इंक्लूडिंग जो प्राइम मिनिस्टर गए, और उसके बावजूद जो बहुत कम मिकदार में जो एड या असिस्टेंस पाकिस्तान को मिली, तो ये सब जो है एक तरह से इंडिकेटर्स थे कि ये जो नया पाकिस्तान जिसका पूरा का पूरा दारोमदार और बेसिस जो है वो एक फैंटेसी में है। और वो फैंटेसी क्या है ये कहना ये बहुत जरूरी है। फैंटेसी ये है, इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे कि वाकई में नए पाकिस्तान के नफी है, जो कहा गया था वैसा हो नहीं रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नया पाकिस्तान एक झूठा ख्वाब है, एक फैंटेसी है जो बेची गई है लोगों को, और अब वक्त आ गया है कि हम सच बोलना शुरू करें। और मैं ये कह रहा हूँ कि एमनेस्टी स्कीम अगर पिछली हुकूमत ने की और उसने गलत किया तो अब ये हुकूमत गलत कर रही है, और अगर पिछली हुकूमत ने ठीक किया तो ये हुकूमत भी ठीक कर रही है। अमजद शुएब साहब, देखिए बात यह है कि जो निशानदेही जिन जिन खिलाफात की, जिन जिन गलतियों की या मसाइल की उस ज़माने में पीटीआई ने की, उसमें शक नहीं कि वो मसाइल मौजूद थे, वो वही कुछ थे जिनको दुरुस्त करना ज़रूरी था। लेकिन नया पाकिस्तान तब होता अगर उन मसाइल के लिए आपने होमवर्क किया होता और उनको दुरुस्त करने के लिए आपको नए मेजर्स लेके आते। अगर आप उस बीमारी का इलाज वही पुराने दवाइयाँ लेके आ रहे हैं जो पहले नाकाम हो चुकी हैं, तो फिर नया पाकिस्तान ना हुआ। नया तो आपने कुछ नहीं किया। एमनेस्टी स्कीम जो पीछे चली थी, अगर उसके नतायज कामयाब हुए होते, अच्छे नतायज होते, तो आज ये दूसरी लॉन्च करने की इतने छोटे वक्फे में, थोड़े वक्फे के बाद आपको दूसरी स्कीम लॉन्च करने की नौबत ना आती। लेकिन वो बेकार गई और ये भी बेकार जाएगी, क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह है कि ये पहली स्कीम और दूसरी स्कीम में जो थोड़ा सा ही वक़्फ़ा है, इसने साबित ये किया है कि हुकूमत बेबस है और जो लोग अपना माल और अपनी दौलत चीज़ें बाहर ले जा चुके हैं, आपकी रसाई वहाँ तक नहीं है, आप ला नहीं सकते। लिहाजा वो उनको कोई ऐसी उनके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि वो आपको आके तो अपने हाथ से ये अपनी दौलत पकड़ा दें, वो नहीं देंगे। और दूसरी तरफ ये भी चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि IMF का जो रोना हम रोते रहे हमेशा कि जी वहाँ जाएंगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगा अगर वहाँ गए, तो इस तरह की चीज़ें, आप वहीं दोबारा गए हैं तो ये इलाज तो ना हुआ उस बीमारी का जो हमारे पास थी। तो लिहाजा नया चूंकि कुछ आप कर नहीं रहे तो नया पाकिस्तान कैसे मान लिया जाए। नया पाकिस्तान होता तो उसमें आप नई चीजें लेके आते, नए इलाज लेके आते, जो हमें भी पता चलता कि वो जिन चीजों को आप एतराज करते थे, जिनके ऊपर तनकीद करते थे, वो आपने वाकई छोड़ दी है। ठीक है, तो सब वही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आसमा, आप भी इत्तफा करेंगे इस बात पर कि हुकूमत की बेबसी आया है? देखिए जी, ये जो जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं ना, इसको बनाने में हमारी रूलिंग एलीट्स और कुछ मखसूस तबके की मेहनत लगी हुई है, 70 साल की। इसे कुछ महीने में तिलपट करना पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। हाँ, मुआवजे हम एक्सपेक्ट करें तो वो अलहदा बात है, लेकिन मुआवजे अपनी मेहनत के ज़रिए आप अचीव कर सकते हैं, प्लानिंग के ज़रिए, इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए। 8 महीने में ये चीज़ एज्यूम कर लेना कि भाई अब हमारी ज़िंदगी यही पाकिस्तान है जहाँ पे हम अपनी आम आवाम के लिए कोई उम्मीद नहीं है, कोई वे आउट नहीं है, आप सब अपनी कब्रें खोद लें, कफन पहन लें, लेट जाएं, इंतजार करें, क्योंकि यही आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। मैं इस बात से कभी एग्री नहीं करती, ना ये सिर्फ इमरान खान, इस तरह की बातें सिर्फ इमरान खान उनके सपोर्टर करते हैं। दीगर पाकिस्तानियों ने कभी ये नहीं कहा कि हम कफन पहन के जो है मर गए या मरने वाले, ना पहले मर
रहे थे, इमरान आप खान मर रहे। पाकिस्तान से ज्यादा अजीम नहीं है। पाकिस्तान मैटर करता है और पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है। दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। हमारे पुराने लीडर्स इसमें शामिल हो सकेंगे, 100 बिस्मिल्लाह, नहीं हो सकेंगे तो पाकिस्तान से आगे कुछ भी नहीं है। बकिया हमारे प्रोसेसेस प्रोसीजर्स में इतने रिपल्स एंड रिडल्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं कि हम इस किस्म का फॉल्स हीरोइज्म अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अफोर्ड हम नहीं कर तो आप सकते कि गवर्नमेंट को इतना मोरल इल्जाम नहीं समझ तमाम सूरत हाल में अर्न ना करें। ओके आसमा, आपका ये आ गया। इब्राहिम वो है, लेकिन ये हमारी फिर वक्त मजबूरी है। ओके ओके इब्राहिम राजा जी देखिए, इसी किस्म की एक एमनेस्टी स्कीम जो है 2018 में PMLN ने मुतारिफ कराई थी और कुछ 56,000 पाकिस्तानी जो थे उन्होंने उस एमनेस्टी स्कीम को अवेल किया था और कुछ 100 अरब रुपए की टैक्स वसूली का दावा किया गया था उस वक्त की जो हुकूमत थी। अब उस वक्त हमें याद है कि इमरान खान साहब ने और असद उमर साहब ने उस एमनेस्टी स्कीम के बारे में किस किस्म के बयानात दिए थे। अब वही एमनेस्टी स्कीम है, उसके थोड़े से खदोखाल चेंज करके, थोड़ा मेकअप करके, थोड़ा लेपा पोती करके वही उसी किस्म की एक एमनेस्टी स्कीम लाई जा रही है। अब हो सकता है कि कुछ बिलियंस जो हैं, हो सकता है 50 अरब या 100 अरब रुपए वो ऐड हो जाएं इकॉनमी के अंदर, लेकिन इससे कोई लॉन्ग टर्म जो है वो चेंज नहीं आने वाला। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि इससे पहले एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया था। इलेक्शन से पहले भी बताया गया था कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तो वो अरबों डॉलर्स वापस आ जाएंगे, लेकिन ये एसेट रिकवरी यूनिट जो है ये हमारा जहां भी गया है 1 टका भी हमें वापस नहीं मिला, बल्कि हर जगह से हमें टका सा जवाब ही मिला है। तो इस एमनेस्टी स्कीम से भी कोई खातिर खा फायदा नहीं उठाने वाला होने वाला। और दूसरी जो बात आपने की कि क्या ये नए पाकिस्तान की नफी है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि अगर कोई यू टर्न लेना पड़ जाए तो ये एक अजीम क़यादत की निशानी होती है। तो अगर वो एमनेस्टी स्कीम वाले इशू पे भी हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ रहा है माशी मुश्किलात की वजह से, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो नया पाकिस्तान जिसका मैं ख्वाब दिखाया गया था उसकी ये यकीनन नफ़ी है। ठीक है, बहरानी कैफियत से अगर पाकिस्तान को निकालना है तो आप समझते हैं कि नफ़ी नहीं है। मेरे 3 एनालिस्ट का ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि 2 का ये कहना है कि हाँ, अगर पीटीआई गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है तो बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में मुझे लेने एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान के हवाले से, जो कि उन्होंने भारत के हवाले से दिया है। स्टे विद अस। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि हमारे पास काबिल भरोसा इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का नया मंसूबा बना रहा है और इस किस्म की कार्रवाई का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 16 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान भारत की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भी भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर ख़ारजा में तलब किया और उनके हाथों में वो मरासलात थमा दिया कि जिसमें कहा गया था कि भारत अगर किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर करता है पाकिस्तान तो सख्त किस्म का जवाब दिया जाएगा, भारत किसी खुशफहमी में ना रहे। सवाल यह है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते इंडिया में, क्या ये खतरा टलने वाला नहीं है और हमें तैयार रहना होगा कि भारत किसी भी किस्म की जारियत कर सकता है। अमजद शुएब साहब, देखिए बात यह है कि इलेक्शन एक उनका माइलस्टोन है जो वो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है जो उनके डिक्लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स थे। उसमें था कि पाकिस्तान को आप वो डिक्लेयर करवाना चाहते हैं एक टेररिस्ट स्टेट, एक स्टेट जहां एपिसेंटर है टेररिज्म का, जहां से टेररिज्म ओरिजिनेट होता है। आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते हैं, कश्मीर को टेररिज्म से जोड़ना चाहते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ऐसे जिसके लिए वो बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब से मोदी गवर्नमेंट आई थी। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये काम जो है ये इलेक्शन के बाद भी चलता रहेगा, इसलिए कि जो ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी के हैं वो अभी तक पूरी तरह उन्होंने अचीव नहीं किए। ना पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली उस तरह आइसोलेट कर सके हैं और ना ही पाकिस्तान जो है आज दिन तक एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर हुआ। अब चीज़ ये है कि बहुत अरसे से हम कहते रहे कि ये जो वहाँ पे टेररिज्म के वाक़यात होते हैं, जैसे पठानकोट का हुआ या उड़ी का हुआ या अभी पुलवामा का हुआ, पाकिस्तान का इससे ताल्लुक़ नहीं था और हमने हर दफ़ा तहकीकात करने के बाद इनको इत्तला दी। लेकिन फिर ये क्यों होते हैं, और हमारी अपनी इत्तला और अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये करवाए जाते हैं ताकि इससे वो ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी के हासिल किए जाएं जिनके लिए आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं। तो यही वो चीज़ थी जो अब पता चला, और ये उस वक्त का पुराना जब पठानकोट का वाक़या हुआ था तो उस वक्त भी हमें पता चला था कि एक वाक़या अब इंडियन गुजरात में होने वाला है जिसमें 10 लोग हिस्सा लेंगे, 6 के नाम पता चले और हमने इंडिया को बताया।
फ़र्क ये है कि उस वक्त वज़ीर ख़ारजा नहीं थे, किसी ने इस चीज़ का प्रचार नहीं किया, दुनिया को बताया नहीं कि ये होने वाला है। बावजूद इसके कि इंडिया ने हमें शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया एक दिखावे का था। अब बात यह है कि इन हालात में आपने चूंकि प्रियम्प्ट कर दिया और पहले से बता दिया दुनिया को, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है कि अब वो ये ड्रामा रचा सके। लिहाजा सवाए इसके कि वो इससे इनकारी हो कि जी हमारी कोई ऐसी तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ गिदड़ भपकियां 16 से 20 अप्रैल के दरमियान ऐसा कुछ होने नहीं वाला। गिदड़ भपकी नहीं है, ये एक फॉरेन पॉलिसी का उनका हिस्सा है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी है कि फिर भी किसी स्टेज पे ये हो। अब अगर आपने रोक दिया है प्रीएम्प्ट करके, तो क्वाइट पॉसिबल कि इलेक्शंस के बाद मोदी आते हैं तो किसी और वक्त पे दोबारा ये काम किया जाए। इसके आप देखिए कि नताइज बड़े शदीद आपके लिए आते हैं। FATF में ले जाने में आसानी है आपको, IMF में वो जाके कहते हैं कि जी ये टेररिज्म करवाते हैं। तो आप आने वाले दिनों में किसी भी किस्म की जारत होती हुई ये रहेगी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। ठीक है मुशर्रफ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुशर्रफ, आप क्या कहेंगे मामले पर? देखिए, हिंदुस्तान का मसला इलेक्शन भी नहीं है और मोदी भी नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की डिस्कवरी या मोदी की पैदाइश के बाद उसने ये बातें शुरू नहीं की। इसका एक बहुत बड़ा जो है पस मंज़र, आज तक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ठीक तरह तस्लीम नहीं किया। 1971 में अपनी जो है गठजोड़ बहुत बेहद कोशिशों के बाद हमें अपने भाइयों और बहनों से जो है चीर फाड़ा। उसमें हमारी अपनी बहुत सारी कोताहियाँ थी और हमारी अभी भी बहुत सारी कोताहियाँ हैं। सबसे बड़ी कोताही ये है कि दुनिया जो है वो एक सिमत में जा रही है और दुनिया मुनज़्ज़म है उस सिमत में। दुनिया में टेररिज्म की टॉलरेंस जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो चुकी है, बावजूद इसके कि टेररिज्म को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। इशू ये है कि जब दुनिया एक सिमत में जाना शुरू हुई तो उस वक्त 1990s थे, लेट 1990s में ये अमल शुरू हो गया था। उस वक्त बजाय उस सिमत में जाने के पाकिस्तान ने कुछ ऐसे अहम फैसले किए जिनकी वजह से पाकिस्तान एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में चला गया। अब जो लड़ाई है पाकिस्तान में और जो लड़नी है पाकिस्तानियों ने, वो ये कि हम इस सिमत को ठीक करेंगे या नहीं। इसलिए नहीं कि हम नौकर हैं हिंदुस्तान के, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपने सरदार खुद हैं और हम किसी और को यहाँ पर अपने ऊपर हुक्म नहीं चलाने देंगे। और हम किसी तरह भी ये काबिल कबूल हमारे लिए नहीं है कि पाकिस्तानी जवान जो हैं उनका खून जो है वो बहता जाए बहता जाए बहता जाए। इन जवानों को, इन खूबसूरत जवानों को जिनको हम बॉर्डर पे भेजते हैं, जिनको हम अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज में डालते हैं, इनकी जिस्म और इनकी जिंदगियां जो हैं ये ज़ाया हम नहीं होने दे सकते। हमने अपने मुल्क को बिल्ड करना है, बनाना है, और उसके लिए हमने अपनी मईशत ठीक करनी है। और उसके लिए हमने FATF को भी मुंह तोड़ जवाब देना है, IMF को भी मुंह तोड़ जवाब देना है, UN सिक्योरिटी काउंसिल को भी मुंह तोड़ जवाब देना है। और हर तरह से किसी तरह से भी देख लें तो मुंह तोड़ जवाब जो है वो एक ही सिमत में जाता है, और वो ये कि पाकिस्तान में इन ग्रुप्स की टॉलरेंस जो है वो जीरो होनी है। हाँ, हिंदुस्तान के लिए हमने PAF को तैयार रखना है, रेडार्स को तैयार रखना है, अपनी फौज को तैयार रखना है, क्योंकि हिंदुस्तान बाज नहीं आएगा। वजीर खारजा ने बिल्कुल ठीक किया, और जितनी ज्यादा इंटेलिजेंस आती है हमें एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि असल दहशतगर्द जो है, जो कश्मीर में भी दहशतगर्दी करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी मुसल्लत करते हैं बालाकोट में, वो हिंदुस्तान है। लेकिन हमें जागना होगा, क्योंकि उनकी रियासती दहशतगर्दी को अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी एंडोर्स करते हैं। हमने दुनिया के साथ चलना है और उनसे आगे बढ़ना है। हमने जो है ना और सिमत में नहीं जाना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आमिर जिया साहब, आप क्या कहेंगे तमाम तस्वीर? तो पहली बात हुई कि जो कशीदगी तनाव जो है वो भारत को जो है सूट करता है। वो समझता है कि जो जिसका अभी तस्करा अमजद साहब ने भी किया कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ये हासिल कर सकेंगे पाकिस्तान के साथ तनाव को बढ़ाकर। उसके ऑब्जेक्टिव जाहिर है कि मैं दोहराऊंगा नहीं क्या क्या है, लेकिन उसमें उसका लुबे लुबाब ये कि जी वो खित्ते में बालादस्ती चाहते हैं और ये समझते हैं कि क्योंकि टेलविंड उनके साथ है और पाकिस्तान जो है माशी बुरहान का शिकार है, तो समझते हैं कि ये वो वक्त है कि पाकिस्तान पर अपनी मर्जी को मुसल्लत कर दिया जाए। एक तो इस चीज़ का ये पहलू है। अच्छा, दूसरा पहलू ये कि हमारे यहाँ बिला वजह बहुत सारी चीज़ों पर लोगों का माज़त ख़्वाहाना रवैया है। हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि जनाब जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है भारतीय रियासत दहशतगर्दी के जवाब में, वो दहशतगर्दी नहीं है। जो भी कौमें गुलाम होती हैं उनके ऊपर एक कहते हैं ना चीरा दस्तियाँ हो रही होती हैं, मजालिम हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन कौमों को, वहाँ के लोगों को
ये हक हासिल है कि मुसल्लह मुजाहिमत करें। अब वो अमेरिका अगर उसको दहशतगर्दी कहता है या पूरी दुनिया दहशतगर्दी कहती है, हमारे नज़दीक वो दहशतगर्दी नहीं है, वो जंग आज़ादी है। क्योंकि अगर वहाँ पर जुल्म हो रहा है तो वहाँ के नौजवान यकीनन तंग आमद बजंग आमद वो गुलेल से लड़ेंगे, बंदूक मिलेगी टूटी फूटी बंदूक उठाएंगे, बम फेंकना होगा तो बम फेंकेंगे। तो इस पर मेरे ख्याल में हमें अपोलोजेटिक रवैया नहीं होना चाहिए और हमें दो चीज़ों को नहीं मिलाना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो दहशतगर्दी है, लेकिन एक जो पाकिस्तान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और पाकिस्तान में जो एक इंतहा पसंदी है वो एक अलग लड़ाई है। जब तक हम इन दोनों लड़ाइयों को अलग अलग करके नहीं समझेंगे और इसको बयान नहीं करेंगे तो हम मकबूजा कश्मीर की जो अंदर जो जिद्दोजहद आज़ादी है उसको वो कहते हैं कमज़ोर कर रहे होंगे। आखिरी बात मैं कहूँगा, यकीनन भारत की तरफ से मुहिम जोई का खतरा है और ये सिर्फ मोदी डॉक्ट्राइन नहीं है, ये कहते हैं ना तंग नज़र मुतासिब जो एक हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत है, और वो कांग्रेस में भी वो सोच है, वो बीजेपी में भी सोच है, और वो मिस एडवेंचर इंतखाबात से पहले या बाद में हो सकता है। आपको भी मिस एडवेंचर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आसमा, आपको क्या लग रही है आने वाले दिनों में सूरत हाल बनती हुई? देखिए जी, जब तक हम सेल्फ प्रोक्लेम आइसोलेशन में थे फॉर काफ़ी लंबे अरसे तक, तब तक इंडिया मुतमइन था क्योंकि वो दुनिया को अपना शाइनिंग इंडिया बहुत आसानी से बेच रहा था। जैसे पिछले कुछ अरसे में जैसे हमने अपना एक दोबारा से अपने दोस्तों से रिकनेक्ट होना और अपना जियो पॉलिटिकल पोजीशन को रिक्लेम करना शुरू किया है, वहाँ की एग्जाइटी बढ़ रही है। मौका साथ उनको, जैसे सर ने कहा कि हमारी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी स्ट्रेन है इस वक्त, फिर वहाँ पे इलेक्शन है, काफ़ी चीज़ें एक जिक्सा पजल की एक दूसरे से आके मिल गई। लेकिन बेसिक कोर ये है कि इंडिया इस इलाके में अपने आप को एज ए सोल इकोनॉमिक एंड एल्सवाइज पावर क्लेम करना चाहता है। उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार पाकिस्तान। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि हमें जैसे ये कहा ना कि हमें अभी भी इनफ हम नहीं कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, अपना प्रोस्पेक्टिव दुनिया के सामने लाने के हवाले से। 70,000 लोगों की लाशें यहाँ, हमने शोहदा की लाशें यहाँ उठाई हैं। इसके अलावा कश्मीर में एक नेक्स्ट लेवल पे आपकी उनकी तहरीक चली गई है। हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ बाहर दुनिया के पास अप्रोच करना चाहिए, लॉबी करना चाहिए, अपना प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले में। लेकिन आपको लग रहा है आने वाले दिनों में कशीदगी बढ़ सकती है जिस तारीखों का जिक्र किया है? इंडिया इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे देयर इज नो लुकिंग बैक। अब उसको ये मैंने आपको बताया ना, जैसे जिक्सा पजल बहुत सी मुख्तलिफ चीजें आके इकट्ठी हो गई हैं और उसके लिए ये आइडियल सिचुएशन है। अभी एक बहुत बुरा ब्लो उसको अपनी फायदा उठाएगा तो इंडिया कब फायदा उठाएगा। ठीक है अस्मा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इब्राहिम राजा, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, नरेंद्र मोदी के जो पिछले 5 साल हैं उसमें हमने देखा है कि एक सिस्टमैटिक एफर्ट हुई है हिंदुत्व को फ़रोग देने के लिए। पाकिस्तान मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ सेंटीमेंट को एक लगता है कि हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है और उसी की वजह से हमने देखा कि अगरचे इंडिया ने बालाकोट में एक मिस एडवेंचर किया, उसके बाद पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई में 2 भारतीय तैयारे भी मार गिराए गए। उसके बाद उनका जो दावा था कि F-16 जो है उन्होंने एक मार गिराया। फिर एक अमरीकी सहाफ़ी ने, फॉरेन पॉलिसी की किसी पाकिस्तानी कॉरेस्पॉन्डेंट ने वो स्टोरी नहीं कही, वो स्टोरी एक अमरीकी सहाफ़ी ने की, पेंटागन को वो कवर करती हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जो पॉलिसी थी वहाँ पर एक इंतहा पसंदी की और हिंदुत्व को फ़रोग देना और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी का वहाँ पर नैरेटिव जो है वो बिक रहा है। और हमने ये भी देखा है कि ठीक है कि इलेक्शन आ रहे हैं और उसके ऊपर इस किस्म की इंटेलिजेंस इतलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई दोबारा से जारियत हो सकती है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जब पहली दफ़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत हुई, जब बालाकोट तक इंडियन जेट्स आए, तो उसके बाद किसी भी आलमी ताकत ने उसको कंडेम नहीं किया और कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो हमें ये देखना चाहिए कि अब दोबारा अगर इस किस्म की जारियत होती है तो हमें उन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए और अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी देखना चाहिए कि अगर इस तरह की दोबारा जारियत होती है तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन खड़ा होगा। ऑप्शन मुझे बताइए क्योंकि मुझे आगे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जी बिल्कुल, इंतखाबात से पहले कोई बहुत बड़े पैमाने पर अगर ना भी हुई तो कुछ छोटी मोटी जारियत अपने वोटर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए वो जरूर कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जारियत इंतखाबात से पहले या बाद दोनों वक्त पे कर सकता है। और ये भी मैं वादे कर दूं कि उसका तरीकाकार यही होगा कि कोई टेररिज्म का वाकया कराया जाएगा और मलबा पाकिस्तान पे डाला जाएगा। ठीक है, ये क्रॉस को यस में उनकी राय दे दीजिए। और मेरे तमाम तज्ज़ियाकारों का यही कहना है कि हाँ, भारत अपने मफाद के लिए, अपने मकासद के लिए इस किस्म की जायज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुझे देनी ब्रेक के बाद जब आप बात करेंगे नैब ज़दा 2 सियासी जमातों का जिक्र। स्टे विद अस।
जाली बैंक अकाउंट्स के साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर एहतसाब अदालत में आज पेश हुए। इस्तिस्ना की दरख्वास्त मांगी गई थी लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया और केस की समाअत नेक्स्ट 16 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बरक्स अगर बात की जाए मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से तो उन्होंने अदालत में हाजिर से इस्तिस्ना मांग लिया है। उन्हें इस्तिस्ना मिल भी गया है लेकिन पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों के अहम तरीन रहनुमा बदउनवानी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में इसका जमहूरी हिसाब से अगर देखा जाए तो फायदा किस तरह से आने वाले दिनों में होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या एहतसाब का मौजूदा अमल जमहूरियत को मजबूत करने का बाइस बनेगा, हाँ या नहीं? मुशर्रफ से नहीं, बिल्कुल बस इस पे नहीं। बहुत डिबेट हो गई है। ये नहीं करेगा। ठीक है। ये कोई मतलब एहतसाब कुछ केसेस में ज़रूर हो रहा होगा, कुछ एलिमेंट ऑफ जस्टिस होगी, लेकिन जब पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो इतना लैकिंग हो और जब ये इम्प्रेशन हो, चाहे दुरुस्त हो या गलत हो, कि इसको एक अपना इस इदारे को और इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको सिर्फ सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें नैब की शायद अपनी भी कोई इतनी ज़्यादा फॉल्ट नहीं है। हमारे बड़े डीप इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स और फॉल्ट्स हैं और ये इतने आसानी से ठीक नहीं होंगे। तो मैं नहीं समझता कि हमारी जमहूरियत इससे बेहतर होगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है मुशर्रफ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मिर्ज़ा साहब आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा है आने वाले दिनों में ऐसा होता होगा? देखिए, असूली तौर पर एहतसाब जो है वो जमहूरियत के साथ साथ चलता है। जो एहतसाब है वो जमहूरियत को मजबूत करता है और ये कई तरह से होता है, यानी वोटर्स भी अकाउंटेबिलिटी करते हैं और हमारे इदारे भी करते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि ये जो एक मुतनाज़ा बनाया जा रहा है पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को, ये सवाल पैदा होता है कौन मुतनाज़ा बना रहे हैं? ये वो लोग मुतनाज़ा बना रहे हैं जो एहतसाब की चक्की के, मैं कहता हूँ, पहिए के सामने आ रहे हैं, जो लोग एहतसाब के अमल के शिकार हो रहे हैं। तो वो इसको एक बड़े कहते हैं मुनज़्ज़म तरीके से चाहते हैं कि इसको मुतनाज़ा बनाया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर असूली तौर पे देखा जाए तो एहतसाब जो है वो जमहूरियत को मुस्तहकम करता है और जो हुकूमत का काम है वो ये है कि वो एक डिस्टेंस करे अपने और नैब के दरमियान। जो एक आम ख्याल पैदा किया जा रहा है प्रोपेगेंडे के जरिए कि जी नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है या हुकूमत के इशारे पे नाच रहा है, ऐसा नहीं है। नैब जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन उसको अपना ज़ाहिर है कि गेम इंप्रूव करना है, अपनी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन को इंप्रूव करना है ताकि जो इल्ज़ामात वो लगाते हैं वो जाके अदालतों में भी साबित कर सके। हमने देखा है कि कई मरतबा या अक्सर केसेस में नैब जो है वो क्लोजर जो है केसेस का सही तरह से नहीं करता। मीडिया ट्रायल होता है, शोर मचता है, लेकिन जब अदालतों में मामला जाते हैं तो उस तरह से चीजों को लॉक नहीं किया जा सकता। तो ये एहतसाब का अमल जो है वो जमहूरी निजाम को मजबूत करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उल्टा मुतासिर करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मजबूत करता है एहतसाब का अमल और वो जारी रहना चाहिए। ठीक है मिर्ज़ा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हम शेर साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो एहतसाब का अमल दुरुस्त रहा और चलता रहा, ठीक से एहतसाब हुआ तो जमहूरियत मजबूत होगी। हो सकता है मुल्क की जान छूट जाए एक मौरूसी सियासत से और हकीकी जमहूरियत यहाँ पे आ जाए। आज तो जमहूरियत नहीं है, आज तो कब्जा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, जो बाज़ 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज जिनके ऊपर खानदानों के कब्जे हैं और बाकी उनके आगे हरकारें या मुलाजमीन हैं जो उनके लिए काम करते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि एहतसाब के अमल से उन लोगों को गुजार के जमहूरियत को पाक किया जाए, साफ़ किया जाए और फिर हकीकी जमहूरियत के जरिए मुल्क को मजबूत किया जाए। तो जमहूरियत आने वाले दिनों में मजबूत होगी इस एहतसाब के अमल से, अगर एहतसाब दुरुस्त हुआ तो। ठीक है। इब्राहिम राजा आप क्या कहेंगे? जी देखिए, 60 साल से हम एहतसाब का नारा सुन रहे हैं, तो क्या पिछले 60 साल में जमहूरियत मजबूत हुई है? वैसे तो जो भी महज़ब माशरे हैं वहाँ समझा जाता है कि जब अशराफिया का एहतसाब हो तो उसको जमहूरियत की आला तरीन कदर समझा जाता है, लेकिन जिस तरह से हमने एहतसाब को मुतनाज़ा बनाया है उसमें जमहूरियत तो नहीं मजबूत होगी, लेकिन वो सियासी रहनुमा जिनके ऊपर करप्शन के संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं वो भी ज़रूर सियासी हीरो बन जाएंगे। अब आप देखें कि इलेक्शन से अगर 1.5 दिन पहले हनीफ अब्बासी को उम्र कैद हो जाए, वो केस जो 3-4 हफ्तों के बाद लगा हुआ हो, अचानक उम्र कैद हो जाए। चौधरी निसार अली खान साहब के हलके में जब उनका मुखालिफ जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए और उसके 2 दिन के बाद नैब के शिकंजे में आ जाए, तो फिर तो जाहिर है कि एहतसाब के अमल पर सवालात उठेंगे। और फिर इन्हीं सवालात को वो अनासिर भी, मैं तमाम सियासी अनासिर की बात नहीं कर रहा, वो सियासी अनासिर जिनके ऊपर करप्शन के संगीन और संजीदा नौयत के सवालात हैं वो फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर उनको रिलीफ भी मिलता है और फिर वो सियासी तौर पर हीरो भी बन जाते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ी गलत फहमी का हम जो शिकार हैं, ये जो सियासी वजूद हैं ये इनको कोई मसनूई तरीके से आप नहीं बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते। इनका एक तभी उम्र होती है, तभी वजूद होता है, तो ये अपना एक टाइम लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने में। अगर आप मसनूई तरीके से इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ये मज़ीद उभरेंगे। क्या बात है राजा साहब, ब्रिलियंट।
ठीक है, better spoken than anything I've said on this show. ठीक है इब्राहिम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। आसमा, आप क्या कहेंगी? देखिए जी, एहतसाब जो है वो जमहूरियत की फाउंडेशन है। आइडली तो होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मगर हमारे इंस्टीट्यूशन इतने ना इक्विप्ड है, ना उनकी कैपेसिटी है। फ़िलहाल ये जो भी हमारे इसमें मैं पॉलिटिकली एक्सक्लूसिव नहीं कहूँगी, लेकिन जितने भी हमारे अनटचेबल्स हैं वो इसमें से बहुत नीट क्लीन निकलने की बहुत चांसेस उनके नज़र आते हैं, और ऐसा ही होगा क्योंकि इतने इफ्स बट्स क्वेश्चन मार्क्स इस सिस्टम में अभी हैं जिनको जिस तरह चाहे मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये एक मीडिया ट्रायल तक महदूद रहेगा, और इसमें से बहुत फ्लाइंग कलर से बहुत से ऐसे लोग जो नहीं नीट क्लीन पास टू होने चाहिए वो हो जाएंगे जब तक हम अपनी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं करेंगे, अपनी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। वो सब कुछ करना ज़रूरी है। आसमा, मुझे आपकी राय जाननी है। देखिए जी, है तो इसकी फाउंडेशन होनी भी चाहिए, लेकिन उसको ट्रांसपेरेंट और क्रॉस द बोर्ड आप अपनी इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग से बनाएंगे ना, वो तो अभी नहीं है। तो फिलहाल तो मुझे इससे कोई फ़ायदा होते हुए ना जमहूरियत को ना मुल्क को नज़र आता है, लेकिन ये होना ज़रूरी है। इसके बगैर मुल्क चल नहीं सकता, वहाँ पहुँच नहीं सकता जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। एक बात मैं यहाँ पे कह दूँ कि इस अमल को मसनूही तरीका नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह ये है कि जिस तरह कत्ल एक जुर्म है, इसी तरह चोरी पैसे की एक जुर्म है, और ये तादीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म के तौर पे इसका ट्रायल होता है। हाँ, अलबत्ता इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए। ना अमेरिका को जरूरत पड़ी नैब की, ना बरतानिया को, ना चीन को, ना तुर्की को, ना मलेशिया को, ना इंडोनेशिया को, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नैब के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। सुभान अल्लाह। नहीं होगा, जबकि दो की राय है। हाँ, आने वाले दिनों में मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।